गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है, जिसमें हमने देखा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग किसे बोलते हैं। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, जो हमारा डेली प्रोसेस में है। हम लोग हमेशा 24 घंटा करते हैं, बिना इसके हमारे लाइफ का सर्वाइवल नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं इनटेक ऑफ एयर मीन्स इनहेलेशन, या फिर इसे हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। यदि हम बोया बोलते हैं एक्सेल ऑफ एयर, दैट इज़ नोन एज एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग जो हमारा है, ब्रीदिंग इज कलेक्टिवली नोन एज इनहेलेशन एज वेल एज एक्सेलेशन। यानी हम लोग बोलेंगे इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अभी कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो ब्रीदिंग पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मसल्स हैं या कौन कौन से पार्ट हैं बॉडी के जो ब्रीदिंग में रिस्पॉन्सिबल करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं मसल्स रिस्पॉन्सिबल इन ब्रीदिंग के बारे में। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जो जनरली पाए जाते हैं हमारे रिब केज के बीच में, इन आवर रिब केज। तो पहला हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है जो पाया जाता है हमारा रिब केज के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं और क्या है, और कौन सा है, हम लोग यहाँ बात करते हैं डायफ्राम, जो हमारा थिन मस्कुलर लेयर है विच सेपरेट thoracic cavity and एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा थोरेसिक कैविटी और हमारे एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और साथ ही साथ में हमारा तीसरा जो रोल प्ले करता है वो हमारा प्ले करता है रिब केज, और इसका टोटल इंटरनल वॉल्यूम किस तरह से हमारा रोल प्ले करता है ब्रीथिंग में, हम लोग अभी इसे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनहलेशन, और दूसरा हमारा है एक्सहेलेशन, मतलब इनटेक ऑफ एयर एंड इनटेक ऑफ एयर एंड एग्जिट ऑफ एयर। अब हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे और इसे समझेंगे भी। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप लोग देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए जैसे हम लोग का ये क्या है, ये हमारा लंग्स का हम साइड व्यू बना रहे हैं। ये हमारा लंग्स है जो कि नॉर्मली क्या सा होता है, ट्रायंगुलर और डोम शेप्ड होता है, ट्रायंगुलर और डोम शेप्ड होता है। ये हमारा लंग्स है। ये हमारा यहाँ पे इसे हम बोलते हैं थिन मेम्ब्रेनस लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो इंसेपरेबली अटैच होता है हमारे लंग्स के नीचे पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है। ये हमारा पीठ में बैकबोन है जो हमारे लंग्स से बैक से हमारे पीठ से अटैच्ड होता है। ये हमारा बैकबोन है, दिस इज़ आवर बैकबोन। और ये हमारा आगे का चेस्ट का जो हमारा बोन है, दैट इज दिस इज नोन एज स्टर्नम, दिस इज नोन एज स्टर्नम। तो इनहेलेशन प्रोसेस में होता क्या है, हमारा बैकबोन और स्टर्नम कुछ इस तरह से रिब केज से ऐसा जुटा होता है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर रिब केज, दिस इज आवर, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, दिस इज आवर रिब केज, ये हमारा रिब केज है। तो होता क्या है इनहेलेशन के दौरान, इनहेलेशन के दौरान यानी हम जब इनटेक ऑफ एयर करते हैं तो क्या होता है। तो हमारा जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा सबसे पहला क्या है, डायफ्राम कैसा है, डोम शेप है। डायफ्राम कैसा है, डोम शेप है। दूसरा क्या है, हम लोग बोलते हैं डायफ्राम डोम शेप है। जैसे ही हम लोग सांस अंदर की ओर लेते हैं
यही डायफ्राम हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है। हमारा डायफ्राम क्या हो गया, इस तरह से फ्लैट हो गया, तो हमारा डायफ्राम क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डायफ्राम बिकेम, ये हमारा डायफ्राम है जो क्या हो गया, डोम शेप के जगह पे ये कैसा हो गया, अब ये हमें इस तरह से फ्लैट दिखता है, क्योंकि ये हमारा सामने का क्या है, स्टर्नम है स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्या है, बैकबोन है। तो हमारा बैकबोन का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, स्टर्नम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका पोजीशन तो फिक्स है। होता क्या है, हमारा जो रिब केज है, रिब केज के बीच में जो पाए जाने वाले मसल्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वी कॉल्ड इट एज इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये हमारे क्या हैं, दिस इज आवर इंटरकोस्टल मसल्स, दिस इज आवर इंटरकोस्टल्स मसल्स। ये हमारे इसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है, और ये हमारा क्या है, रिब केज है, रिब है, हमारे रिब है, रिब्स या पसलियां हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा थोरासिक कैविटी जो होगा मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। हमारा इंटरकोस्टल मसल, जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने सांस लिया, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मेरा रिब केज क्या हुआ, मूव कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके कारण रिब, ये हमारा जो चेस्ट कैविटी है क्या हुआ, आउटवर्ड यानी ऊपर की ओर आया और अपवर्ड मूव किया। अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ थोरासिक कैविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यदि सरफेस एरिया, मैंने बोला कि सरफेस एरिया इंक्रीज किया, तो लंग्स के अंदर का क्या होता है स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं कि लंग्स के अंदर हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लंग्स। तो इस तरह से हमारे लंग्स के अंदर एयर का इनवर्ड मूवमेंट होता है। अब हमारा एक्सेलेशन जो होता है ठीक इसके अपोजिट होता है। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि इस इनहेलेशन प्रोसेस को होने में कितना समय लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम डीप ब्रीथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। तो इस गहरी सांस को लेने में करीब करीब हमें समय लगता है इनहेलेशन में, दैट इज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड सांस लेने में लगता है। अब हम बात करते हैं एक्सेलेशन की। हमने अभी देखा कि हमारा यहाँ क्या था, इनहेलेशन के बाद थोरैसिक कैविटी का एरिया बढ़ गया, चेस्ट कैविटी मूव आउटवर्ड अपवर्ड हो गया, रिब केज का इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया। यानी अब हमारा कुछ ऐसा था कि डायफ्राम हमारा क्या था, इस तरह से हमारा डायफ्राम फ्लैट था। अब क्या होगा एक्सेलेशन के दौरान, वापस से हमारा डायफ्राम क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल कंडीशन में यानी डोम शेप में आ जाएगा। तो जब ये डोम शेप में आएगा तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाएगा, हमारा डायफ्राम वापस कुछ इस तरह से डोम शेप में आ गया। ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा डायफ्राम है, जो कि हमारा पहले क्या था, एक्सेलेशन के समय डायफ्राम हमारा क्या था, फ्लैट था। अब ये क्या हो गया, वापस से डोम शेप हो गया। जब डोम शेप हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा बैकबोन था, जो हमने बात कही अभी थोड़ा देर पहले। ये हमारा क्या है, बैकबोन है, और ये हमारा स्टर्नम का आगे का बोन है, चेस्ट का बोन है, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। ये हमारा स्टर्नम है, और इससे अटैच्ड होता है हमारा रिब केज। ये हमारा क्या अटैच्ड है, इससे हमारा रिब केज अटैच है। अब हमारा क्या होगा, इसके बीच में हमारा क्या है मौजूद है, दिस इज आवर इंटरकोस्टल मसल्स।
ये हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स हमारे क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, हमारा डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, जिसके कारण ये फिर से अपने डोम शेप या नॉर्मल स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ये हमारा बैकबोन है और ये हमारा स्टर्नम का बोन है। अब हमारा क्या होगा कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो चेस्ट कैविटी है along with ribcage move inward and downward। हमारा चेस्ट कैविटी क्या हो गया, इनवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ मूव कर गया। जब ये डाउनवर्ड मूव किया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब ये इनवर्ड हुआ तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट होने से कारण क्या हो गया, इंटरनल सरफेस एरिया क्या हो गया स्टूडेंट, डिक्रीज हो गया। सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यदि एरिया घटता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा स्टूडेंट, एयर एक्सेल आउट, एयर बाहर निकल गया। तो जब एयर बाहर निकल गया तो हम बोलेंगे हमारा सांस बाहर आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलेशन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन। और इस एक्सेलेशन प्रोसेस को करने में लगता है 2 सेकेंड। यानी हम बोलेंगे हमारा पूरा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें टोटली 5 सेकेंड लगते हैं। 3 सेकेंड सांस लेने में, 2 सेकेंड सांस छोड़ने में। तो यही स्टूडेंट्स हमारा प्रोसेस है, इसे ही हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो हमने यहाँ इन्हेलेशन एक्सलेशन की बात की, हमने यहाँ उसका डिफरेंस भी देखा और किस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, ब्रीदिंग मैकेनिज्म था। स्टूडेंट आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगले पार्ट में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारे अंदर में एयर आया वो किस तरह से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि किस तरह से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। थैंक यू।